बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहरान अभी टला नहीं। बहरान इमरान खान की हमाकत की वजह से और गलत मौके पर और गलत मौक़िफ़ की बुनियाद पर उसने जो एक किस्म की अड़ी की है, वो बहरान ज़ाहिर तो इदारे ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन अभी दूसरे बहरान की इसने बुनियाद रख दी है। और इस पर PTI के जो सोशल मीडिया के सहाफ़ी हैं और ट्वीप हैं और दूसरे जो फेसबुक वगैरह पर लगे हुए हैं, उनमें से कुछ तो गोमगो की कैफियत का शिकार है और कुछ ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि कप्तान फिर डट गया। तो कप्तान कैसे डट सकता है? सिलेक्टेड कभी सिलेक्टर्स के आगे डट नहीं सकता, और जो कठपुतला हो, पपट हो, वो कभी पपट मास्टर के सामने अकड़ नहीं सकता। हाँ, लाडला होने की हैसियत से लातें चला सकता है, हाथ पाँव चला सकता है, रो सकता है, चिल्ला सकता है, बर्तन तोड़ सकता है, चीज़ें तोड़ सकता है, दूसरा उद्यम बचा सकता है, डट नहीं सकता। तो दरअसल कप्तान ने अपने पिटने की राह हमवार कर ली, बल्कि मैं तो ये कहने के लिए तैयार हूँ कि वो पिट गया है और अभी मज़ीद पिटेगा। ख़ास तौर पर इस बड़े बहरान के अलावा ये जावेद इकबाल के मसले पर भी पिटने वाला है। तो लेकिन इस पर बात करने से पहले पाकिस्तान की जो मगरबी सरहद पर जो सूरत हाल मल्टीपल डायमेंशंस में संगीन हो रही है और ख़तरा पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, उसका मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि उस पर से तवज्जो लोगों की ज़्यादा नहीं है। तकरीबन तमाम लोगों की तवज्जो इस बहरान पर है जो इस्लामाबाद में चल रहा है। नाज़रीन, कुंदूज जो शुमाली अफगानिस्तान का शहर है, वहाँ दाइश ने एक शिया मस्जिद पर जुमा की नमाज के वक्त हमला करके, बम धमाका करके 100 से ज़्यादा नमाजियों को शहीद कर दिया और 150 के करीब ज़ख्मी हैं, और हो सकता है गिनती में इजाफा हो जाए। तो ये दाइश क्या चाहती है? यहाँ अमेरिका तो चला गया, दाइश वहाँ क्या कर रही है? लोगों को ये समझ में नहीं आ रही, और लोग इस बात का भी एहसास नहीं कर रहे कि दाइश की इन कार्रवाइयों का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ सकता है। दाइश अफगानिस्तान को गैर मुस्तकम करके वहाँ शिया सुन्नी फसाद बर्पा करना चाहती है, ऐसा बड़ा फसाद जिसमें फिर ईरान को भी घसीट लिया जाए, या ईरान खुद उसमें घिसट जाने पर मजबूर हो जाए, या ईरान को मौका मिल जाए, जो भी कैफियत हो। और अगर इस तरह की कैफियत पैदा हुई, जो कि पैदा हो सकती है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में शिया आबादी मुसलसल टारगेट हो रही है, और अब लगता है दाइश के इरादों से कि वो शियों को मज़ीद टारगेट करेगी। तो जब ये इलाकाई बहरान, अफ़गानिस्तान का जो बहरान है, इसने ईरान को भी अपनी लपेट में ले लिया, या ईरान भी इसमें मुदाखलत पर तैयार हो गया, तो फिर जो फसाद बर्पा होगा वो फिर दो मुल्कों का फसाद नहीं रहेगा, बल्कि फिर हमें ये सोचना होगा कि पाकिस्तान को इस बहरान से कैसे बचाएं, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसी ताकतें मौके की मुंतज़र हैं, वो मौजूद हैं, वो ख़त्म नहीं हुई, जो यहाँ फ़िरका वारियत का फसाद खड़ा करना चाहती है। और उनमें हर तरह के लोग हैं, वो भी हैं जो सिर्फ़ फसाद बराए फसाद चाहते हैं, और वो भी हैं जिनको भारत की पुष्टपनाही हासिल है, क्योंकि भारत जो है उसको पाकिस्तान का अदम इस्तेहकाम जो है वो पहला हदफ तय कर रखा है कि वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर दे, इस हद तक कि यानी वो अपने वोटरों को, क्योंकि यहाँ भारत से मेरी मुराद ख़ास तौर पर BJP का टोला है। वैसे तो भारत की मजमूई साइकी एंटी पाकिस्तान है, मजमूई, लेकिन इस तरह से कतई दो टोक बात इसलिए नहीं कर सकता कि भारत में एक खासी बड़ी आबादी जो अक्सरियत में तो नहीं है, वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की सोच नहीं रखती। वो चाहती है कि पाकिस्तान भी अपनी जगह, भारत भी अपनी जगह रहे। लेकिन जो BJP का टोला है, जो इस वक्त अक्सरियत में है और इस वक्त ताकत में है, इस वक्त ताकत के तमाम मराकज़ अदलिया से लेकर मीडिया तक BJP के कब्ज़े में है, तो वो ना सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती है, बल्कि भारत के अंदर के मुसलमानों को भी सफाया करना चाहती है। इस तरह के कत्लेआम का इल्ज़ाम भी ना आए, लेकिन वो इस तरह पिस कर रह जाएं कि वो शूद्रों से भी उनकी हालत बदतर हो जाए। तो ये ख़तरा जो हमें दोनों तरफ से है, भारत की तरफ से इस वक्त फ़िल वक्त कम है इन्हीं सरहदों पर, लेकिन मगरबी सरहद की तरफ से जो ख़तरा ज़्यादा है। और भारत की भी कोशिश ये है कि वो मशरक़ी सरहदों पर कोई प्रॉब्लम पैदा करने के बजाय अफ़गानिस्तान के ज़रिए और फ़िरका वारियत के ज़रिए पाकिस्तान से अपना हिसाब बराबर करे, क्योंकि पाकिस्तान में वो जो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो भी दोस्त होता है। तो जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं पाकिस्तान में, किसी एक मसलक की बात नहीं मैं कर रहा, दोनों तरफ से हो सकती हैं वो लोग, कि वो बदला लेने के लिए जहाँ से भी उन्हें मदद मिले वो मदद लेने को तैयार हो जाएंगी। और पाकिस्तान की हुकूमत ये मौका फराहम कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इमरान खान की हुकूमत है, इसकी तरजीहात कुछ और हैं, इसके मसाइल कुछ और हैं, इसकी सोच एजेंडा कुछ और है, और अफसोस की बात है कि इस एजेंडे को लाने में अपनों ने मदद दी है। तो नाज़रीन, जो बहरान पैदा हुआ है, जिस पर PTI वाले ढंडोरा पीट रहे हैं कि कप्तान डट गया है, कप्तान कब कैसे डट सकता है, वो मैंने आपको शुरू में बता दिया।
सूरत हाल ये है कि एक दिन पहले जो मुलाकात हुई थी उसमें इमरान खान आमादा हो गया था नोटिफिकेशन पर साइन करने के लिए और इसकी खबर भी चल गई थी, लेकिन बाद में इसने पैगाम भेजा कि नहीं जनाब, मैं तो इसके लिए तैयार नहीं हूँ और ये अपना फैसला वापस लें। इस पर एक बड़ा इजलास हुआ और मैं यहाँ ये खबर दे दूँ कि तमाम इदारा मुत्तफिक है उस तबादले पर जिसको रुकवाने के लिए इमरान खान अड़ गया, जिसको रुकवाने के लिए इमरान खान की जान पर बनाई, क्योंकि वो ये समझता है और गलत तौर पर समझता है कि उसकी जान पिंजरे के इस तोते में है जिसको कहीं और भेजा जा रहा है, इसकी गर्दन मरोड़ दी जाएगी, वो इसको इन मानों में ले रहा है। हालांकि ये एक इदारे का फैसला है और ये बहुत अहम बात है और बहुत ही अहम बात कि ये इदारे का मुत्तफिका फैसला है और इमरान खान को ये बता दिया गया है कि ये फैसला मुत्तफिका है और ये वापस नहीं हो सकता। इमरान खान ने बहुत ज़िद की कि इस फैसले को वापस लिया जाए, लेकिन उसे साफ और दो टोक अल्फाज में बता दिया गया कि ये फैसला अब वापस नहीं हो सकता और फ़ौज का इदारे का पूरी तरह इत्तेफाक राय है। इमरान खान ने एक और हमाकत की और उनको ये मैसेज दिया, बल्कि उनके सामने बराह रास्त खुद बात की। मैसेज क्या दिया उस मुलाकात में जो एक दिन पहले हुई थी, उसके बाद जो अगले दिन मुलाकात हुई उसमें उसने ये बात की बिलवास्ता तौर पर, यानी कि दूसरे लोग ये कह रहे हैं, असल में वो तो खुद कह रहा था लेकिन दूसरे लोगों के मुंह में ये बात डालकर उसने कही कि दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि आपने ये फैसला मरियम नवाज के कहने पर किया, मरियम नवाज की बातों के कहने पर किया। इत्तेफाक ऐसा है कि जिस दिन ये पहली मरतबा तबादले की खबर आई जो बाद में वापस ले ली गई, उसी दिन मरियम ने जनरल फैज़ साहब के ख़िलाफ़ एक बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे लोगों को हिला कर रख दिया था। ज़िमनी तौर पर मैं यहाँ ये बता दूँ कि शेख रशीद ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरा करते हुए कहा है कि मरियम नवाज़ ने इदारे पर हमला किया है और वो इसको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये शेख रशीद ने जिस कमज़ोर लहजे में और जिस तरह वो पंजाबी मुहावरा है कि वो लमके हुए मुंह के साथ ये बात की, साफ पता चलता था कि उसका दिल उसकी ज़ुबान का साथ नहीं दे रहा और ये वो बात किसी और को खुश करने के लिए कह रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये शेख रशीद ने जो बात की है ये किसी इदारे के बिहाफ पर नहीं की है, ये किसी और के बिहाफ पर की है, ये किसी और को खुश करने के लिए की है, क्योंकि मरियम नवाज़ की तकरीर अच्छी थी या बुरी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, इससे क़त्ए नज़र जो शेख की सोच है वो इदारे की सोच नहीं है और आम तौर पर इसे एक फ़र्द पर तनकीद ही माना जा रहा है सिवाय शेख रशीद के और उसके हमराइयों के। और आपने ये देखा होगा कि 2-3 दिन से इनकी जो प्रोपेगेंडा मशीनें हैं, वज़ीर हैं और मुशीर हैं और टीवी पर बैठे हुए इनके तनख्वाहदार सहाफ़ी हैं और एंकर पर्सन हैं और जो ट्वीट करने वाले हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके अज़हारे ख़याल में वो गर्म जोशी, वो ताकत, वो जोश, वो ज़ोर और शोर, वो एग्रेसिवनेस नहीं नज़र आती, बल्कि एक किस्म की जैसे वो कदम डगमगा जाते हैं और ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, इस तरह की कैफियत तारी है। तो ये तो बात अब बिल्कुल क्लियर कर लें कि मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अच्छा समझा जाए या बुरा समझा जाए, उसे किसी ने इदारे पर हमला नहीं समझा, कम से कम उन लोगों ने बिल्कुल नहीं समझा जिनके बारे में शेख रशीद का ख्याल है कि वो ये समझ रहे हैं या उन्हें समझना चाहिए। उन्हें क्या समझना चाहिए वो समझ चुके हैं और शेख रशीद को ये भाषण देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शायद इसलिए ज़रूरी था कि उसने किसी और को खुश करना था, जिसको खुश करना था वो अब शेख रशीद के ज़्यादा काम नहीं आ सकता और न ही इमरान खान के लिए ज़्यादा काम आ सकता है। तो यहाँ एक ये भी थ्योरी चल रही है कि इमरान खान को किसी रूहानी, अब रूहानी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि वो रूहानी नहीं है, वो कुछ और चक्कर है, काले माश और बकरे का भेजा और उधर उल्लू की आंखें और चमगादड़ का खून और ये पता नहीं गाय की जो पिछली बाएं टांग होती है, वो इस तरह की चीज़ें, ये रूहानियात का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये थ्योरी दी जा रही है कि वो रूहानियात वाली ने कहा है कि नवंबर दिसंबर से पहले अगर ये तबादला हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। इसमें वज़न हो भी सकता है क्योंकि ये सारे फैसले बुज़दार से लेकर ओन चौधरी तक और जुल्फ़ी बुखारी, पता नहीं किस किस का हवाला दिया जा सकता है। ये जितने भी फैसले हुए हैं वो इसी रूहानी से आने वाले मशवरों की रोशनी में किए गए हैं। ये चुनांचे मुमकिन है ये बात, लेकिन दरअसल बात कुछ और है। वो जो मैंने कहा कि वो पिंजरे में बंद जो तोता है उसके अंदर जान होती है और किसी की जान होती है और वो जो अगर किसी और के हत्थे चढ़ जाए तो फिर खैर नहीं होती, मामला वो है। इसका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से भी है क्योंकि अगले 2 महीने यानी नवंबर का महीना है और उसका दिसंबर का महीना है, इसमें कई ऐसे वाक़यात होने वाले हैं जिनमें मौलाना फजल रहमान का लॉन्ग मार्च भी शामिल है जिसकी अभी डेट अनाउंस नहीं हुई,
لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے، کسی ذمہ دار آدمی نے بتا دیا ہے کہ لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا گیا، اور لانگ مارچ اس مرتبہ جو ہوگا وہ بڑا اگریسو ہوگا۔ اس کی وجہ سے بھی عمران خان ڈرا ہوا ہے، اور عمران خان کی سوچ یہ ہے کہ یہ نومبر دسمبر کے مہینے تو کم سے کم میرے اوپر کسی کا سایہ رہے۔ اچھا، جہاں تک اس کی اس بات کا تعلق ہے کہ مریم کے کہنے پر فیصلہ ہوا، تو ظاہر ادارے کو بھی اس بات پر تعجب ہوا ہوگا، صدمہ بھی ہوا ہوگا، اس لیے کہ یہ فیصلے بہت پہلے ہو چکے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان کے اپنے اندر کے معاملات ہیں جن پر ہمیں رائے نہیں دینی چاہیے، لیکن ڈیفنس کے معاملات ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی کے دور میں ISI کو بطور ادارہ ایک سول کنٹرول میں لانے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس وقت باقی تمام جماعتوں نے، اپوزیشن جماعتوں نے اس کی مخالفت کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ یہ انٹیلیجنس اور دفاع کے جو مسئلے ہیں ان کو دفاع والوں کے پاس ہی رہنے دینا چاہیے، وہی اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، کنٹرول اوورال وزیر اعظم کو ہوتا ہے، لیکن جو نیچے اگر اس ادارے کو اگر آپ سیاسی بنا دیں گے، بدقسمتی سے عمران خان کے دور میں یہ چیز واقع ہو گئی اور معاملہ سیاست زدہ ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ جو نئے ISI کی جو نئے چیف ہیں، ان کے بارے میں یہ ایک قسم کی اطلاع گردش کر رہی ہے، اور کچھ تو اس میں خوش آمدی حضرات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ ذمہ دار حضرات بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ادارے کو سیاست میں اس طرح ملوث کرنے کے حامی نہیں ہیں۔ وہ تمام تر جو توجہ ہے وہ اس ادارے کی انٹیلیجنس صلاحیت کو بڑھانے پر دینا چاہتے ہیں، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ لوگ، ذمہ دار لوگ بھی اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بات صحیح ہوگی۔ اور ویسے بھی جو پاکستان پر وقت آنے والا ہے اس میں بہتر انٹیلیجنس ادارے کی ضرورت ہے، جس کی صلاحیتیں پہلے سے بہتر ہوں، اور جو زیادہ ڈیووشن اور پوری کنسنٹریشن کے ساتھ ان خطرات کو اپنی نظر میں رکھ سکے، جو خاص طور پر مغربی سرحد سے امڑنے والے ہیں، اور جن کی جو اسپرنگز ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی پھوٹنے والے ہیں۔ یہ خطرہ ہے، امید ہے یہ خطرہ ٹل جائے گا، لیکن یہ ایسے نہیں ٹلے گا، دعاؤں سے نہیں ٹلے گا۔ اس کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے، اور اقدامات تبھی ہوں گے جب ادارے سیاست سے الگ ہوں اور تمام توجہ اپنی پروفیشنل صلاحیتوں پر لگائیں۔ جس طرح کے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب سوویت یونین نے قبضہ کیا افغانستان پر، تو ISI کا مجموعی جو کردار تھا، اگرچہ اس دور میں بھی سیاست تو تھی، اختر عبد الرحمن صاحب سیاست کرتے تھے، لیکن مجموعی طور پر اس ادارے کا کردار جو تھا وہ انٹیلیجنس تھا، اور یہ وارفیئر کا میدان تھا۔ چنانچہ روس کو، سوویت یونین کو اس کی سرزمین کے اندر کچھ ایسے جواب دیے گئے کہ سوویت یونین تلملا اٹھا۔ اور یہ تب کی بات ہے جب سوویت یونین نے پاکستان میں خاص طور پر پنڈی اور پشاور اور گرد و نواح کے علاقوں میں چند بڑے دھماکے اور دہشت گردی کی وارداتیں کرائی تھی۔ تو جب ان کا جواب اس کو ملا، جس کی سوویت یونین کو توقع نہیں تھی کہ پاکستان جتنا چھوٹا ملک، ظاہر ہے وہ سوویت یونین اتنی بڑی امپائر تھا کہ اس کے مقابلے میں پاکستان اپنی بڑی آبادی کے باوجود ایک چھوٹا ملک تھا، تو اس چھوٹے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی ایسی کارروائی کر سکتی ہے۔ اور ایک دو کارروائیوں کے بعد ہی جو دریائے آمو کے پار کی گئی، سوویت یونین نے یہ میسج بھیجا پاکستان کو کہ ٹھیک ہے، ہماری جنگ افغانستان کے اندر رہے گی، ہم پاکستان میں کوئی کارروائی نہیں کریں گے، آپ دریائے آمو سے آگے کوئی اس طرح کی سرنگ لگانے کی کوشش نہ کریں۔ تو اس طرح پاکستان اور سوویت یونین کے درمیان دہشت گردی کی حد تک ایک سمجھوتا ہو گیا تھا، ایک ٹروس ہو گیا تھا، ایک قسم کا کمپرومائز ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح بھارت کو بھی کئی مواقع پر بڑے بھی فٹنگ قسم کے جواب دیے گئے، جس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بھارت کی ان فلموں کو دیکھ کر جو پاکستان کے خلاف بنائی گئی ہیں۔ ان فلموں میں پاکستان کی ISI کو جس طرح ہٹ کیا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو ISI سے خاصی سے بھی زیادہ تکلیف تھی۔ اور یہ اس کی وجہ یہی تھی کہ جب سیاسی کردار کم تھا اور پروفیشنل کردار زیادہ تھا۔ تو اب عمران خان چاہتا ہے کہ نہیں، یہ ادارہ تحریک انصاف کا بازو بن کر کام کرے، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ ایک دور تھا، ٹھیک ہے، اس میں کچھ چیزیں عمران خان کی فیور میں بہت زیادہ کی گئی، اور جس کا مریم نے ذکر کیا۔ اور پھر میں یہاں یہ بات اصرار سے کہوں گا کہ مریم نے ادارے کی بات نہیں کی، اور ادارے کی بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ادارے میں بے شمار کمانڈوز ایسے ہیں جو اگر ان کو موقع ملے کسی صورتحال میں مقابلہ کرنے کا، تو وہ دنگ کر کے رکھ سکتے ہیں دشمن کو۔ لیکن یہ جو ایک فرد کی بات ہے یہ اور ہے، اور ادارے کی بات اور ہے۔ مریم نے بھی ایک فرد کی بات کی، اور اب مطلوبہ مقامات پر بھی اس کو ایک فرد کے حوالے سے تنقید کہا جا رہا ہے، ادارے پر تنقید تصور نہیں کیا جا رہا۔ اور یہ ایک بڑی تبدیلی ہے، خاص طور پر اس تناظر میں کہ پاکستان کو اس ہائیبرڈ نظام نے جتنا نقصان پہنچایا اس کا احساس وہاں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ اس مہینے 2 مرتبہ بجلی کی قیمت بڑھائی گئی، اور یہ قیمت جو ہے یہ تقریباً 4.5 روپے یونٹ تک اس نے بڑھا دی، اور اب عام آدمی کی
जो कम से कम बिजली इस्तेमाल करता है उसके लिए बिजली की यूनिट की कीमत 20 रुपये हो गई। ये तारीख का रिकॉर्ड है और एक बदतरीन रिकॉर्ड है। और जब ये स्लैब का सिस्टम आता है तो ये 20 रुपये से बढ़कर 30 रुपये से भी ऊपर चली जाएगी बिजली। तो अगले महीने जो बिल आएंगे वो बहुत ही खौफनाक होंगे। और अभी ये इन्होंने अपने तौर पर बढ़ाई है, और जो IMF का मुतालबा है और जो वर्ल्ड बैंक का मुतालबा है उसके हवाले से कीमत इन्होंने अभी बढ़ानी है और वो अगले महीने बढ़ाएंगे। तो पाकिस्तान की ये मईशत का ये हाल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की मईशत को इन्होंने 3 साल में जिस तरह बर्बाद किया है, कोई दुश्मन मुल्क की जंग हो तो उसमें 5 साल की जंग में भी पाकिस्तान की मईशत इतनी तबाह नहीं हो सकती थी जितनी इस शख्स ने 3 साल में कर दी है। तो जिन लोगों ने ये निज़ाम बनाया, हाइब्रिड सिस्टम जिसको कहते हैं, तो उनको भी एहसास है कि ये हमारे तजर्बे ने हमारे ही मुल्क की जड़ें खोखली कर दी हैं। तो वहाँ भी एक गैर सियासी सोच की राह बन रही है। ये कहना अभी क़ाबिल वक्त होगा कि वो प्रीवेल कर गई है, लेकिन उसने अपना एक रास्ता पकड़ लिया है और वहाँ ये एहसास हो गया है कि पाकिस्तान सबसे बढ़कर है, दूसरे मफादात जो हैं वो बाद में आते हैं। और नाज़रीन, इसी सूरत हाल में नवाज़ शरीफ अगला वार करने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाअल्लाह इसका जिक्र अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।